हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात करूंगा मार्क्सन फार्मा के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिएगा, मैं सबसे पहले एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि देखिएगा, मार्क्सन फार्मा मेरे पास पर्सनल होल्डिंग के अंदर है और इसलिए एक डिस्क्लोज़र है कि ये शेयर्स मेरे पास है। मैं रिजल्ट एनालिसिस देखिएगा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करूँगा जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को मैं केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही दे रहा हूँ। तो किसी भी तरीके की मेरी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात देखिएगा, मार्क्सन फार्मा आज 7% की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने के लिए मिली और इस 7% की तेज़ी का राज था आज का रिजल्ट, और रिजल्ट बाजार को पसंद आए। अब बाजार को रिजल्ट पसंद आए और 7% शेयर चला। अब इसके पीछे जो रिज़ल्ट है अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस रिज़ल्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की जो है शेयर करेंगे और वो एक्सक्लूसिव अल्फा मेंबर्स वीडियो होगी, तो वो वहाँ पर शेयर करेंगे। तो रिज़ल्ट एनालिसिस देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ कि सबसे पहली मेन चीज़ क्या होती है कि रिज़ल्ट का बेस क्या है, कहाँ से रिज़ल्ट को आप कंपेयर करेंगे। तो रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं, मेडिसिन का जो बिज़नेस होता है वो सीजनल बिज़नेस होता है, तो हम इसको एनालिसिस करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि हम क्वार्टर का भी रेफरेंस ले सकते हैं। क्या चीज़ें रिज़ल्ट में अच्छी हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं, वो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात कि जो शेयर मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो शेयरिंग रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू 418 करोड़ से बढ़कर 485 करोड़ हुआ। इसमें 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, यानी कि टॉप लाइन 16%, टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 16% का जंप उसके अंदर देखने के लिए मिला। अब बात आती है दूसरी कि भाई इसके सामने खर्चे क्या रहे, तो खर्चे किस तरीके के रहे। अब यहाँ पर ये जो खर्चे थे ये क्योंकि रुपीस मिलियंस के अंदर है, यानी कि अगर एक जीरो आप हटा देंगे इसके पीछे से तो आपको करोड़ वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं एक डिजिट हटा रहा हूँ, तो 124 प्लस 103, तो ये जो एक्सपेंसेस थे ये मटेरियल के खर्चे थे, ये थे 227 माइनस 15 की एडजस्टमेंट है, तो ये था 217। तो 217 करोड़ के मटेरियल का खर्चा था, जो इस बार कितना है 2745 ही लगा लीजिएगा माइनस 30 245। तो जो खर्चा है मटेरियल का 217 से 245 हो गया, यानी कि जो बढ़कर मटेरियल का खर्चा हुआ वो कितना हुआ, क्या वो 16% से ज़्यादा है या कम है। तो आप पाएंगे कि वो लगभग 16% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो भी खर्चा बढ़ा वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा, जिस तरीके की रॉ मटेरियल थी उसी तरीके से। इस क्वार्टर के अंदर एक चीज़ मेन होती है, वो होती है ट्रेडिंग स्टॉक, यानी कि जो खरीद कर बेचते हैं ये। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉफिट कम आया है। देखिएगा यहाँ पे 124 था जो इन्होंने खुद मटेरियल कंज्यूम किया था पिछली बार, जो इस बार 112 था, जबकि इन्होंने जो माल खरीद कर बेचते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ खरीदी और फिर बेची, वो 103 करोड़ से 162 था। तो इस बार के जो रिजल्ट है उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी है। तो यानी कि जो ट्रेड करने के लिए, यानी कि आपने ड्रग्स खरीदी, आपने बाकी चीज़ें खरीदी और वो आपने सेल कर दी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट का वॉल्यूम इस बार तकरीबन 50% से भी ज़्यादा है, तकरीबन 60% ही है। तो इसमें जो ग्रोथ हुई है वो 60% की हुई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में डी ग्रोथ हुई है। अगर हम बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चों की, तो वो 60 करोड़ से बढ़कर 60 ही रहे और फाइनेंस कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई 5 करोड़ से 2.4 करोड़ है, क्योंकि पैसा इतना है इनके पास आज की डेट में 700 करोड़ से ऊपर का तो बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेप्रीशिएशन 21 करोड़ से घट के 13 करोड़ हो गया और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। और मैंने आपको कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, तो कुछ ऐसी एसेट्स भी यूटिलाइजेशन उनका कम हुआ होगा या कुछ ऐसी एसेट्स इन्होंने नहीं ली होंगी नई जिसकी की मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत पड़े। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ लोअर साइड पे थी और इसी वजह से आपको अदर एक्सपेंसेस जो 82 हैं वो भी 71 देखने के लिए मिले हैं। तो जो खर्चे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इस बार कम हुई है, जो डेटा पॉइंट्स हमारे सामने हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे घटते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर आपके जो खर्चे घटे
वो क्यों घटे? क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग की है इस बार, तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट काफ़ी सब्सटेंशियल है यहाँ पे। और प्रॉफिट में क्या हुआ? प्रॉफिट में हुआ गजब, 52 करोड़ का प्रॉफिट 104 करोड़ हो गया। तो 52 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 104 करोड़ हो गया। तो 5.99 यानी कि तकरीबन 53 करोड़ के आसपास था, जो 104 करोड़ हो गया, वो तकरीबन 98% है एज पर द रिपोर्ट ऑफ कंपनी। और इसका असर यहाँ पर आपको पीबीटी में देखने के लिए मिला, और यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा इजाफा। यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर में टैक्सेशन की जो लायबिलिटीज़ थी वो 30% से भी ज़्यादा थी, और इस बार टैक्सेशन की लायबिलिटी केवल 20% है। तो जो दूसरा बेनिफिट है वो टैक्स का है कि जो टैक्स है वो रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे जो टैक्स है वो 20% के स्लैब रेट में, जबकि यहाँ पर 33% के आसपास की स्लैब थी, तो 33 से भी ज़्यादा है। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तो आपको रिजल्ट में क्या चीज़ पता चली? आपने 16% सेल बढ़ाई, मटेरियल के खर्चे आपके प्रोपोर्शनेटली बढ़ गए, आपने खर्चे घटा दिए, 2.5 करोड़ आपके फाइनेंस में घट गए, आपके जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो 21 से 13 हो गया, 7 करोड़ वहाँ पर घट गया, 82 करोड़ से 71 करोड़ अदर एक्सपेंसेस में घट गए। तो यहाँ पर जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है, और जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो खर्चे हैं उनके अंदर एक रिडक्शन देखने के लिए मिली। तो ये यहाँ पर निकल कर आया। अगला बेनिफिट आया हमारे पास टैक्स का। तो जो टैक्स का रेट घटा उसकी वजह से, जो टैक्स की लायबिलिटी घटी उसकी वजह से प्रॉफिट हो गया बम्पर। 29 करोड़ के प्रॉफिट थे, बढ़कर हो गए 82 करोड़ रुपीज़। तो देखिएगा, बहुत सारे जो अकाउंटिंग के जानकार लोग हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर सोचते हैं। बहुत लोग ये उंगली भी उठा सकते हैं कि यार कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं है कि भाई टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे एकदम कैसे कम हो गई। बहुत लोगों के मन में ख्याल आएगा कि जो 82 का खर्चा 71 क्यों हो गया। बट मैं आपको बताऊँ जो मुझे समझ में, क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस कॉल तो हुई नहीं है, लेकिन इस रेंज से आपको पता चल सकता है कि ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी का लेवल पिछले साल से लोअर था, और उसी प्रोपोर्शन में जो बाकी खर्चे हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट पूरे साल भर का आया, तो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम देखिएगा, इनको पिछले क्वार्टर में बहुत जबरदस्त चीज़ मिल रही थी। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का पैसा मिल रहा था, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वो था 48 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 65, और इस बार मात्र 5 करोड़ है। तो जो एक फॉरेन करेंसी की वजह से जो बेनिफिट आता है वो नहीं है इस बार, वो लगभग ना के बराबर है। हालांकि इसका ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता है। ये जो है सीधा बैलेंस शीट में आप डालते हैं। अदर आइटम विल नॉट बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनको P&L में ही डालते हैं, और इनको जो है हम जनरली अलग से करके शो कर देते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट होती है वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते हैं। तो ये जो फिगर है ये इस बार आपको ये प्रॉफिट भी कम देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं भाई ईपीएस क्या हुई, तो 0.69 पैसे की ईपीएस थी, वो बढ़कर 1.97 हो गई, और पूरे साल भर की ईपीएस पहली बार 6.41 हो गई, 6.41 रुपीज़, जो पिछली बार की 4.51 के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। लेकिन रिजल्ट में क्या है खास? देखिएगा, रिजल्ट में है ईपीएस खास। रिजल्ट में मिसिंग क्या है? रिजल्ट में मिसिंग एक ही चीज़ है, कि जो ट्रेडिंग गुड्स है, यानी कि जो ट्रेड वाला कंपोनेंट है उसका प्रॉफिट में ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। लेकिन रिजल्ट आपको देखिएगा शेयर के प्राइस ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उस अच्छे रिजल्ट में किस चीज़ पर आपको निगाह बनानी है वो मैंने आपको बता दिया। वो नज़र आपको एक ही चीज़ पर रखनी है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो कम होकर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा रही हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। देखिएगा, फाइनेंशियल्स में एक एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटी है ना, ये आपको बताती है भाई आप अपने धंधे से कैश क्या जनरेट कर रहे हो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 24 करोड़, जो इस बार हुआ 33। बाकी जो एडजस्टमेंट होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की, उनको करने के बाद, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते हैं, यानी कि मुख्यतः जो धंधा किया जाता है उससे रिलेट ना करके
या ऐसे आइटम्स जो नॉन कैश है, यानी कि जिनमें कैश गया नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट हो गया, उनका प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गई, तो उस तरीके की जो आइटम्स है उनको हटा दिया जाता है इस प्रॉफिट में से। तो देखिएगा ये कैश वर्किंग कैपिटल से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, और वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले वो 411 करोड़ था, जो पिछले बार 282 करोड़ था, तो काफ़ी बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट हुई, तो वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट के बाद इन्होंने जो कैश जनरेट किया बिफोर टैक्स पेमेंट, वो था 300 करोड़, जो पिछली बार था 172। तो 300 करोड़ का कैश इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, लेकिन उसमें से 63 का टैक्स देने के बाद वैल्यू बची 237 करोड़। तो ये 237 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो कि 99 था। तो ये देखिएगा झूठ नहीं बोलता। ये सबसे खास बात ये होती है, ये कैश जो है ना इस तरीके से है जिस तरीके से एक मानव के शरीर में, एक बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसी तरीके से धंधे में कैश होता है। कैश होगा ना तो ही धंधा आप अच्छे से चला पाओगे। और क्या कैश निकाल के दिया है? हाँ, 237, यानी कि 4 बोतल खून दे दिया और फिर खून बढ़ा भी दिया आपने। यानी कि खून जो है, जितना खून मतलब बॉडी से आपने डोनेट कर दिया, उसके डबल आपने यहाँ पे बॉडी में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लड का मतलब, मैं यहाँ पे कैश से बोल रहा हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में कैश लगता भी है, आता भी है, जाता भी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बॉडी से ब्लड जाता भी है, आता भी है। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है, जो मेन खा पी कर जो शरीर के अंदर ब्लड आपने जनरेट किया, वो 237 है। अब उस ब्लड को जाके आप डोनेट कर दो, बात अलग है। लेकिन उसी तरीके से बिजनेस के अंदर जब आपने खा पी के, यानी कि धंधा करके जो पैसा कमाया, वो 237 करोड़ है। और वो बिल्कुल जो हम कहते हैं शुद्ध रूप से कैश है उनके पास। लेकिन अब इस कैश में से क्या होगा? कुछ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगेगा, कुछ शेयरहोल्डर को डिविडेंड दोगे, कुछ लोन पर ब्याज दोगे, तो वो सारी एक्टिविटीज़ के बाद देखेंगे क्या हुआ। अब ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में देखिएगा इन्होंने 259 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट करी है इस बार। और उस इन्वेस्टमेंट में मेजर खर्चा क्या हुआ है कि उन्होंने बैंकों में जमा कर दिया 189 करोड़। अब आप कहेंगे सर इतना पैसा जो कमाया था वो वाला है। देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कमाया था वही वाला है। इसमें देखिएगा यहाँ पर इन्होंने जो वारंट इशू किए थे उसमें से भी 274 करोड़ रुपीज़ आए थे इनके पास। तो ये जो 274 करोड़ रुपीज़ है उसको भी तो कहीं ना कहीं रखेंगे, तो ये वो वाला पैसा भी है इसमें। इसके अलावा देखिएगा इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एक्वायर की, कुछ जो है बायबैक में पैसे लगाए थे, वो सब आपके सामने आ रहे हैं। तो जो पैसा इन्होंने बायबैक में रखा था वो वापस आ गया, कुछ लगाया था तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, आपस में एक दूसरे से कट गई है एंट्री। एक बार एस्क्रो अकाउंट में डाला था, एक बार निकाल लिया। और जो है पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, आपको पता है कि अभी इन्होंने गोवा में एक प्लांट खरीदा है, तो उसके अंदर जो है इन्होंने एक्विजिशंस किया, तो वो उसमें 26 करोड़ रुपए चले गए। तो कुल मिलाकर 259 करोड़ रुपए इस धंधे में चले गए। एक तो बैंक में ही पड़े हुए, तो ये तो आप निवेश समझिए, बैंक में पैसा समझिए 189 करोड़। उसके बाद जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो खर्चा था बायबैक में 40 करोड़ रुपए चले गए इनके, कुछ डिविडेंड की पेमेंट है, और जो लीज लाइबिलिटी है, जो चीज़ें लीज पे ले रखी हैं उनकी जो पेमेंट है, रेंट वगैरह। मतलब लीज 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। तो ये जो फाइनेंस टाइप की जो लीज होती है, यानी कि जो आपने किस्तों पे असेट्स ले रखी है, उनका जो है लीज पेमेंट है। और इस तरीके से ये जो पेमेंट आई, इसके अंदर भी 197 था, क्योंकि ये पैसा आया था इनके पास मूलतः वारंट वाला, जो इन्होंने औरबी मेड को जो है वारंट इशू किए थे और जो प्रमोटर को भी किए थे। तो कुल मिलाकर उन सब के बाद 176 करोड़ का कैश इनके पास बचा। 206 करोड़ का कैश पुराना पड़ा हुआ था, 382 करोड़ और आगे। इसके अलावा इनके पास और डिपॉजिट पड़े हुए हैं, उन सब का टोटल करेंगे तो 702 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश इन हैंड है। तो ये मार्क्सन फार्मा की जो है सारी चर्चा हमने कर ली। इसके बाद जो है 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी जो है अनाउंस नहीं हुई है। और सॉरी, हाँ जी, डिविडेंड और डिविडेंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डिविडेंड जो है 50 पैसे है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल बी मेड ऑन और आफ्टर, बस ये बताया कि 12 जून के बाद। अच्छा, रिकॉर्ड डेट मेंशन है, सॉरी, हैज़ बीन एंटर्ड इन द रिकॉर्ड डेट ऑफ 7 जून। तो 7 जून की जो डेट है वो रिकॉर्ड डेट रखी है, और 12 जून के बाद ही वो जो है पेमेंट होगी। तो 7 जून की जो डेट है वो आप रिकॉर्ड डेट रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर आपके पास 7 जून को शेयर है और 7 जून को आपने बेचा नहीं है, तब तक आपके पास है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा 50 पैसे का। तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी आ गई है। तो
मैं इस चर्चा में बस केवल इतनी ही बात आपके साथ करूँगा। और जो कैश की बात मैं कर रहा था वो देखिएगा यहाँ पर कैश बैलेंस मैंने 702 करोड़ कह रहा था, 715 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड है। तो आगे की चर्चा जो है हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।